राजगढ़ के राजा महेंद्र सिंह की पत्नी का कुछ दिनों पहले एक बीमारी में देहांत हो गया। वे और उनकी सातों पुत्री अकेली रह गई। तुम सबकी माँ जब से इस दुनिया से गई है, मेरा बस एक ही उद्देश्य रहा है कि मैं तुम सबकी देखभाल में कोई कमी न होने दूं। मैं समझता हूं कि एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम सबको माँ और पिता दोनों का प्यार दूं। पिताजी, आप हम सबको बहुत प्यार करते हैं, हम ये बात जानते हैं। हाँ पिताजी, आप अपने दिल में कोई गिला मत रखिए। तुम सबने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। कुछ दिन बीत जाते हैं और सब धीरे धीरे इस गम से उभरने लगते हैं। फिर एक दिन, मेरी बच्चियों, मैं तुम लोगों को आज तुम्हारी होने वाली माँ से मिलाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये तुम सबकी असली माँ नहीं है, लेकिन ये तुम्हें बिल्कुल वैसा ही प्यार देंगी जैसा तुम्हारी माँ दिया करती थी। तुम सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। मैं तो तुम जैसी पुत्रियां पाकर धन्य हो गई। राजा की छोटी बेटी सुलेखा बहुत होशियार थी। उसे ये बात कुछ समझ नहीं आई और उसे रमा पर संदेह होने लगा। उसने कहा, पिताजी, ये तो हमारे प्रधान जी की पत्नी है। प्रधान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी आपको इनसे विवाह करने की क्या आवश्यकता है? ये सुनते ही रमा की आंखें नम हो गई और वो रोने लगी। क्या सुलेखा, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है ना कि किसी के सामने क्या बात करनी चाहिए? चलो माफी मांगो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटी, मैं बच्चियों की बात का बुरा नहीं मानती। राजा सुलेखा को समझाने लगा, बेटी, व्यक्ति की मजबूरी बड़ी चीज होती है। प्रधान जी हमारे बहुत करीबी मित्र थे। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और उनकी बेटी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गए। इसलिए हमने इनसे शादी का फैसला किया। सुलेखा को अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ सही नहीं है। वो दिन रात इसी बात को सोचने लगी। एक दिन, क्या बात है सुलेखा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं दीदी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्रधान जी की पत्नी मुझे पहले से ही बहुत चालाक और काले मन की लगती है और अब तो वो इस महल की रानी बनने वाली है। मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। देखो सुलेखा, तुम्हारी चिंता अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें पिताजी के बारे में भी तो सोचना चाहिए। माँ के जाने के बाद वे बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हर व्यक्ति को एक जीवन साथी की आवश्यकता तो होती ही है। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन मेरा मन अभी भी प्रधान जी की पत्नी रमा देवी को इस महल की रानी बनाने के लिए राजी नहीं है। हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी हो रहा है उसे अपना लो और पिताजी के लिए कम से कम खुश रहो। वो हमें दुखी देखकर और दुखी हो जाएंगे। तुम ठीक कहती हो दीदी। सुलेखा का शक सही था। रमा देवी एक चालाक और धूर्त महिला थी। वो अपनी पुत्री सुजाता के साथ महल की रानी बनने का जश्न मना रही थी। देखा सुजाता, मैंने कैसे राजा को अपने झांसे में ले लिया। माँ, तुम तो बड़ा ही अच्छा नाटक करती हो। पिताजी हमारे लिए कितना कुछ छोड़कर गए, लेकिन तुमने वो सब धन छुपा दिया और राजा के सामने ऐसे नाटक किया कि हम दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद हैं। मैं राजा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो दिल के बड़े ही नेक व्यक्ति हैं और भोले व्यक्ति हैं। अक्सर बिछाए जाल में फंस जाते हैं। माँ, उन 7 राजकुमारियों का कुछ करना होगा, खास करके उस सुलेखा का। याद है ना, वो आपको कैसे शक की निगाहों से देख रही थी। उन 7 राजकुमारियों का तो मैं इस महल से नाम और निशान मिटा दूंगी। तुम बस देखती जाओ। बस एक बार मैं इस राज्य की रानी बन जाऊं। रमा देवी और महेंद्र का विवाह हो गया और रमा महल की रानी बन गई। रानी रमा देवी, आज से आप इस राज्य की रानी हैं।
ये हमारी सातों पुत्रियां आप तो इन सब से मिल ही चुकी हैं। जी महाराज, आपकी 7 पुत्रियों को कौन नहीं जानता है। ये है मेरी पुत्री सुजाता, आपकी 8वीं पुत्री। खुश रहो पुत्री। रमा, हम चाहेंगे कि आज से आप इन सभी पुत्रियों को एक माँ का प्यार दें। आप चिंता मत करिए महाराज, मैं इनको अपनी पुत्री से भी ज्यादा स्नेह और प्यार दूंगी। रमा देवी उन 7 राजकुमारियों के लिए अपने हाथों से भोजन बनाने लगी। वो उन सबके खाने में राख मिला देती थी, जिससे कि वे राजकुमारियां ठीक से खाना ना खा पाए और कुपोषित रहें। दिन ब दिन राजकुमारियों की सुंदरता और स्वास्थ्य ढलता जा रहा था। एक दिन, तुम सबको खाने में कुछ अलग नहीं लगता? हम जब भी खाना खाते हैं हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हाँ, मुझे तो खाने में कुछ अलग सा स्वाद आता है। ऐसा लगता है कि मैं भोजन का असली स्वाद ही भूल चुकी हूँ। मुझे भी खाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रमा रानी को अच्छा खाना बनाना नहीं आता। तभी राजा उनकी बात सुनकर वहाँ आ गए और रमा भी उनके पीछे पीछे आ गई। क्या बात है, तुम सब अपने अपने कक्ष में सोने क्यों नहीं गई? पिताजी, हमें खाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हम उसे खाकर बीमार पड़ जाएंगे। हाँ पिताजी, हमारा पेट भी नहीं भरता और हमें रात में इसकी वजह से भूख लगती है। रमा ने ये सब सुनकर नाटक करना शुरू कर दिया। ये तुम सब क्या कह रही हो? मैंने इतने प्यार से तुम सबके लिए खाना बनाया और तुम सब कहना चाहती हो कि मैंने खाने में जानबूझकर कुछ मिलाया है? तुम्हारे पिताजी, सुजाता, मैं, हम सब यही खाना खा रहे हैं। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा खाने में। क्यों महाराज, आपको कुछ अजीब लगता है क्या? नहीं रानी। तो फिर देखिए ना, आपकी बेटी हम पे ऐसा इल्जाम लगा रही है। ऐसा कहकर राजा और रमा देवी वहाँ से चले गए। पिताजी को न जाने क्या हो गया है। अगर हमारे पहले वाले पिताजी होते तो अब तक रसोई की नौकरी जा चुकी होती। पिताजी बदल गए हैं। एक दिन भोजन करने के बाद सारी राजकुमारियां एक साथ बैठी हुई थी। मैंने तो बहुत ही कम भोजन खाया। इतना बेस्वाद और बासी सा खाना कोई कैसे खा सकता है? मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, हमें भी बहुत भूख लगी है। मुझे तो इस वक्त माँ की बहुत याद आ रही है। वो हमें कितना स्वादिष्ट खाना खिलाती थी। चलो हम माँ की समाधि के पास चलते हैं। हमें भी माँ की बहुत याद आ रही है। सारी राजकुमारियां अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? हमें आपकी बहुत याद आती है। हम तो ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं। आप यहाँ होते तो हमें ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। पिताजी को तो जैसे रमा रानी के आगे कुछ दिखता ही नहीं। वे हम सबको भूल गए माँ। तभी उस समाधि के बगल में एक बहुत ही सुंदर पेड़ निकल आया। वो देखते ही देखते सबके सामने बड़ा हो गया और उसमें रसीले फल निकल आए। वाह, कितना सुंदर पेड़ है। कितने सुंदर अनार के फल हैं। इतने बड़े अनार तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे। सारी राजकुमारियां फलों को खाने लगती हैं। ये फल कितने स्वादिष्ट भी है। अब हम यही फल खाकर अपना पेट भरा करेंगे। हाँ, अब हमें रानी के हाथ का खाना खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। रमा ने देखा कि सातों राजकुमारियां स्वस्थ और सुंदर होती जा रही हैं। ये लड़कियां दिन ब दिन इतनी निखरती कैसे जा रही हैं? मैं तो इन लोगों को इतना बेस्वाद खाना देती हूँ और इनकी सुंदरता तो बढ़ती ही जा रही है। माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वे सब आपके हाथ का बना हुआ खाना खाते ही नहीं, बस खाना खाने का नाटक करते हैं और मौका मिलने पर वो खाना गाय को खिला देते हैं। सुजाता, तुम एक काम करो, तुम इन सब का पीछा करो और जाकर देखो तो ये सभी लड़कियां आखिर जाती कहाँ हैं। सुजाता सबका पीछा करते करते पेड़ के पास आ गई और सब कुछ देखने लगी। सभी राजकुमारियां रमा देवी का खाना छोड़कर उस पेड़ से फल खा रही थी। माँ के दिए हुए इन फलों से मेरा पेट भले ही भर जाए, लेकिन मन नहीं भरता। सही कहा तुमने, इतने मीठे फल शायद ही किसी ने चखे होंगे। ओह, तो
तो ये बात है, अभी जाकर माँ को बताती हूँ। सुजाता ने जाकर सारी बातें अपनी माँ रमा देवी को बता दी। ये सुनकर रमा देवी गुस्से से तिलमिला उठी। इन सब की इतनी हिम्मत, अब देखती हूँ कि कैसे उस पेड़ के फल खा पाती हैं। रमा अपने कक्ष में बीमार होने का नाटक करने लगी। कुछ समय के बाद राजा उससे मिलने के लिए आए। क्या हुआ रानी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताओ महाराज, 2 दिन से सर में बहुत दर्द हो रहा है। हमें वैद्य जी ने एक दवा बताई है, लेकिन उस दवा को बनाना बड़ा ही कठिन है। हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है रानी, आप बताइए क्या दवा बताई है वैद्य ने? बड़ी महारानी की समाधि के ऊपर जो पेड़ उगा है, उसके जड़ों को उखाड़कर उसका तना उबालकर एक तेल तैयार करना होगा। उस तेल को हम अपने सर पर लगा लेंगे तो हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है रानी, आप चिंता न करें, हम अभी औषधि तैयार करवाते हैं। सिपाही अनार का पेड़ काटने लगे। सारी राजकुमारियां रो रही थी। अब हम फल कैसे खाएंगे? हम लोग फिर से कमजोर हो जाएंगे। पिताजी, हम आपसे विनती करते हैं, इस पेड़ को मत कटवाइए, वो हमारी माँ की निशानी है। मैं तुम सबके जज्बात समझता हूँ, लेकिन रानी के सर में बहुत दर्द हो रहा है और जो जीवित है, हमें पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी माँ भी अगर यहाँ होती तो यही कहती। लेकिन पिताजी, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आज रात तक वो पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा। अब हम कैसे अच्छा खाना खाएंगे? हमारी सौतेली माँ ने तो हमारा जीवन ही इतना मुश्किल कर दिया है। तुम चिंता मत करो, मैं रानी रमा से बात करती हूँ। आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया है। अब आप मुझे और मेरी बहनों को परेशान करना छोड़ दीजिए। तुम ये क्या कह रही हो पुत्री? मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं कर सकती, और अगर किया भी है तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। देखिए, मेरे सामने नाटक मत करिए। तभी वहाँ राजा आ गए। सुलेखा, ये क्या तरीका है अपनी माँ से ऐसे बात करने का? चलिए माफी मांगिए। पिताजी, आप हमें डांट रहे हैं, जबकि सब कुछ इन्होंने किया है। वो हम कुछ भी नहीं जानते, आप माफी मांगिए। नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे। उस घटना के बाद सुजाता माँ रमा के पास आई और अपनी चिंता जताने लग गई। माँ, ये बहनें कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी देने लगी हैं। मैं कुछ भी करूं, हमेशा मुझे टोकती रहती है। इन सब का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस दिन सुलेखा भी मुझसे बात करने आई थी, लेकिन महाराज ने उसकी खूब डांट लगाई। हाँ माँ, आप कुछ ऐसा करिए कि सातों लड़कियां हमेशा आपका सबक याद रखें और हमारे रास्ते में ना आए। रमा अगले दिन सबसे छुपते छुपाते एक गांव में गई। वहाँ एक जादूगर रहता था। रमा उसके पास जाकर उससे मिलने लगी। अरे क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद आई हो। क्या फिर कोई नया षड्यंत्र दिमाग में आया है? रमा ने हैरानी से पूछा। तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी षड्यंत्र के उद्देश्य से यहाँ आई हूँ? अरे इतने सालों से मैं तुम्हें जानता हूँ। कब से तुम्हारी नजर राजा के राज्य पर थी। और तुम्हारे पति की जैसे ही मृत्यु हुई, तुमने राजा को बहला फुसलाकर उससे शादी कर ली, और राजा को वश में करने के लिए मैंने ही तुम्हारी सहायता करी थी। हाँ, और बदले में तुम्हें राजमहल के खजाने में से अनमोल रत्न भी तो मिले थे। मुझे तो फिर से कुछ और अनमोल रत्न दिख रहे हैं। इस बार क्या इरादा है? उस राजा की 7 पुत्रियां हैं। मेरे जीवन में उन लोगों ने तूफान मचाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे जीवन से चली जाएं, और फिर मैं और मेरी पुत्री और राजा सुकून से महल में अपना जीवन बिताएं। अरे क्या करना होगा मुझे? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे राज्य में आओ और मेरी 7 सौतेली पुत्रियों को कैद कर लो।
चाहो तो उनसे विवाह भी कर सकते हो या फिर उन्हें मारकर बलि दे सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा। बड़े दिनों से मैंने शादी नहीं करी है और अब सीधे 7 लड़कियों से शादी करूंगा। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, तुम जाओ, कल अमावस्या की रात है, मैं आऊंगा और उन 7 लड़कियों को अपने साथ ले जाऊंगा। अगली रात रमा ने जादूगर को महल में प्रवेश करने का रास्ता बता दिया और वो महल में प्रवेश कर गया। अरे अब वो 7 लड़कियां मेरे कब्जे में होगी। सुलेखा, आज मिहिका का जन्मदिन है और हम सब चाहते हैं कि सुजाता भी हमारे साथ मिहिका का जन्मदिन मनाए। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? उसने तो आज तक हमें कभी भी अपनी बहन नहीं माना, फिर उसे इस जश्न में शामिल करके क्या फायदा? देखो, जब तक हम उसे नहीं अपनाएंगे तो वो भी हमें नहीं अपनाएगी। जाओ, उसे बुला कर ले आओ। ठीक है, लेकिन अगर उसने एक बार मना कर दिया तो मैं दूसरी बार नहीं कहूंगी। ठीक है। सुजाता, तुम्हें वैशाली दीदी बुला रही है। क्यों? मुझसे क्या काम है? हम मिहिका का जन्मदिन मना रहे हैं और दीदी चाहती है कि तुम भी हम सब में शामिल हो जाओ। आज तुम सबको मुझ पर इतना ज्यादा प्यार क्यों आ रहा है? ये तो तुम दीदी से ही जाकर पूछो। मैंने भी उनसे यही पूछा था। और हाँ, तुम्हें नहीं आना तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे भी आज माँ भी सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई है। सुजाता, तुम चलो, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। सुजाता राजकुमारियों के कक्ष में चली गई। तभी जादूगर राजकुमारियों के कक्ष में घुस गया। अरे, तुम सब तो बहुत सुंदर हो। जैसा रमा ने बताया था उससे कहीं अधिक सुंदर। हाँ। कौन हो तुम? जादूगर ने सबकी आंखों को वश में कर लिया और वे सब उसके पीछे पीछे चलने लगी। आओ, चलो मेरे साथ मेरे नगर, जहां बस मैं हूँ और कोई नहीं। रमा ने उन 7 राजकुमारियों को जाते हुए देख लिया। वो खुशी खुशी अपने कक्ष में जा रही थी। तभी उसे सामने से सुलेखा आती हुई दिखाई दी। वो हैरान रह गई। अरे सुलेखा, तुम यहाँ? तो वो वैशाली के कक्ष में 7वीं लड़की कौन है? वो तो सुजाता है। हमने उसे वैशाली का जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया था। रमा बुरी तरह घबरा गई और रोने लगी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रही हो? वे दोनों भागकर कक्ष में गई और वहां कोई भी नहीं था। वो जादूगर तो मेरी बेटी को भी भगा कर ले गया। तभी वहां राजा आ गए। क्या हुआ? कौन जादूगर? हमारी सभी पुत्रियां कहाँ हैं? रमा ने झिझकते हुए सारी बात सुलेखा और राजा को बताई। देखा पिताजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये विश्वास करने लायक नहीं है। आज इनकी वजह से हमारी बहनों की जान खतरे में है। रमा, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरी पुत्री भी उस जादूगर के वश में है। वो उन सबको बंदी बनाकर ले गया है और उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा और हो सकता है कि वो उन सबसे शादी भी कर ले। आप हमें उस जादूगर के पास ले चलिए। हम अभी अपनी बहनों को रिहा कराते हैं। नहीं पुत्री, तुम वहां नहीं जाओगी। वहां खतरा हो सकता है। वो एक जादूगर है, वो कुछ भी कर सकता है। इस जादूगर को खत्म करने का कुछ तो उपाय होगा। ये तो हमें राज पुरोहित ही बता पाएंगे। चलो, उनसे ही जाकर पूछते हैं। राजा, सुलेखा और रमा देवी राज पुरोहित के पास पहुंच गए।
वो जादूगर बहुत ही खतरनाक है। उसने सारे गांव के लोगों को पेड़ पौधों में परिवर्तित कर रखा है। हमें दिख रहा है कि सातों राजकुमारी भूत बनी बैठी हुई हैं। पंडित जी, इस जादूगर को हराने का कुछ तो उपाय होगा। उपाय सिर्फ एक ही है। हम अभी अपनी सेना को लेकर इस जादूगर को खत्म करने जाते हैं। नहीं महाराज, ये कोई ऐसा वैसा जादूगर नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। अब चाहे जो हो जाए, हम अभी ही अपनी सेना को लेकर निकलेंगे। आधी रात को एक घायल सिपाही भागता हुआ राजकुमारी सुलेखा के पास आया और घबरा कर कहने लगा, क्या हुआ सिपाही? वो तो साक्षात राक्षस है। उसने सबको अपने वश में कर लिया। जो भी उसके खिलाफ गया सबको पेड़ बना दिया। मैं किसी तरह वहां से निकल आया हूँ। और हमारे पिताजी? वो भी एक पेड़ बन चुके हैं राजकुमारी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। सुलेखा और रमा फिर से पुरोहित जी के पास पहुंच गई। पुरोहित जी, उस जादूगर ने तो हमारे पिताजी को भी बंदी बना लिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ से 3 कोस दूर एक जंबा पहाड़ी है। उस पहाड़ी की गुफा में है इस जादूगर की जान। क्या मतलब है आपका? उस गुफा में एक पिंजरे में तोता है। उसी तोते में जादूगर की जान बसी है। ये लो लाल मिर्ची। ये मिर्ची अगर वो तोता खा लेता है तो उस जादूगर की उसी समय मृत्यु हो जाएगी। आपका धन्यवाद पंडित जी। ध्यान से जाना राजकुमारी, उस तोते तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं होगा। उस गुफा में कई पहरे लगे हुए हैं। चाहे कितने भी पहरे क्यों न लगे हो, मुझे मेरी बहनों और पिताजी को उस जादूगर की कैद से छुड़ाना ही होगा। सुलेखा जाने की तैयारी में थी, तभी वहाँ रमा भी आ गई। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी सुलेखा। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। नहीं, ये काम तो मुझे ही करना होगा। आप यहीं रुकिए। और वैसे भी आप पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। ठीक है, आपको एक काम करना होगा। ये लीजिए पुरोहित जी की दी हुई मिर्ची, इसे संभाल के रखिएगा। सुलेखा ने रमा को सारी योजना बता दी। रमा जादूगर का ध्यान भटकाने के लिए उसके पास पहुंच गई। अरे आओ आओ रानी, अब क्या मांगने आई हो? तुम्हारे राजा और वो 7 पुत्रियों की तो आहुति चढ़ने वाली है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने तुमसे 7 राजकुमारियों को बंदी बनाने को कहा था। तुमने महाराज को बंदी क्यों बनाया? हाँ, वो राजा अपनी पूरी सेना को लेकर यहाँ आ गया था। अरे ये देखो, मैंने उसे एक पेड़ बना दिया है। और वो राजकुमारियां, वो सब कहाँ है? उनसे तो मैं आज रात अपनी पूजा करके विवाह करूंगा। वो सब मेरे उस खास कमरे में कैद हैं। आज नहीं, तुम इनसे कल विवाह करना। आज का मुहूर्त बहुत खराब है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। मैं इन सब का अंत देखना चाहती हूँ। ठीक है, चलो आज नहीं कल कर लेंगे। हाँ, हमें इतनी जल्दी भी नहीं है। सुलेखा गुफा के अंदर पहुंच गई। उसने देखा कि कई पिंजरे लटके हुए हैं जिसमें कई तोते बंद थे। यहाँ तो कितने सारे तोते हैं। इनमें से असली वाला कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? सुलेखा, कुछ सोचना पड़ेगा। सुलेखा ने कुछ सोचा और फिर तेज तेज बोलने लगी। हे भगवान, जादूगर मरने वाला है। वो अपनी आखिरी सांस ले रहा है। ये सुनकर असली तोता चौंक गया और उड़कर अपने मालिक के पास जाने लगा। मिल गया असली तोता। मुझे पता था
कि तुम उड़ते हुए अपने मालिक के पास ही जाओगे। अब मुझे भी जादूगर की नगरी तक पहुंचना चाहिए। वो तोता सीधे जादूगर के पास गया और जादूगर उसे देखकर हैरान था। अरे मेरा तोता यहाँ कैसे आ गया? अरे जरूर तुम्हें कोई खतरा था। रमा कहाँ गई? मैं आ गई हूँ मेरी बच्चियों, तुम सब जल्द ही यहाँ से रिहा हो जाओगी। मेरे सामने तुम्हारी ये चालाकी नहीं चलेगी, समझी क्या? मेरी पुत्रियों को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। अरे तुम्हें ये अचानक क्या हो गया? अरे तुमने ही तो मुझे ये सब करने को कहा था। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। तभी वहाँ सुलेखा आ गई। जादूगर, मेरी बहनों को और पिताजी को छोड़ दो। अरे अब तुम कौन हो? मैं हूँ राजा की 7वीं राजकुमारी, और तुम जिसे ले आए हो वो रमा रानी की पुत्री है। ओह, 7 से भले 8। आओ आओ, तुम भी अपनी बहनों के साथ शामिल हो जाओ। सुलेखा ने नकली तोता जादूगर को दिखाया और नाटक करने लगी। ये देखो, तुम्हारा तोता मेरे पास है, और तुम्हारे पास जो तोता है ना, वो एक आम तोता है। अगर तुमने अभी इसी वक्त सबको नहीं छोड़ा तो मैं इस तोते को ये मिर्ची खिला दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो छोड़ दो सबको। जादूगर का ध्यान जैसे ही भटका, सुलेखा ने रमा को इशारा कर दिया। रमा ने जादूगर के तोते को हाथ में पकड़ा और उसे मिर्ची खिला दी। तोता चीखने लगा और साथ साथ जादूगर भी चीखने लगा। नहीं नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा! अरे नहीं! जादूगर मर गया और उसके साथ साथ सारा जादू भी खत्म हो गया। राजकुमारियां भी रिहा हो गई और पेड़ बने लोग भी वापस अपने रूप में आ गए। पिताजी, आप ठीक हैं? सब ठीक तो है ना? हम सब ठीक हैं पुत्री। आज तुम्हारी बहादुरी की वजह से हम सबकी जान बच गई। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैंने सबका बुरा चाहा। इस राज्य के लालच में मैंने सबके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुमने हमारी राजकुमारियों के साथ जो किया, उसके लिए हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नहीं पिताजी, ये बात सच है कि रानी ने हम सबके साथ बहुत गलत किया, लेकिन भाग्य ने उनके साथ खेल खेला। मेरी जगह सुजाता यहाँ आ गई। मैंने रानी की आंखों में पश्चाताप देखा है। आप भी इन्हें क्षमा कर दीजिए पिताजी। तुम कहती हो बेटी, तो क्षमा कर देता हूँ, लेकिन रानी रमा, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं होगा। तुमने धोखे से छल करके मुझसे विवाह किया था। आज से तुम इन पुत्रियों की मां अवश्य हो, लेकिन हमारी पत्नी नहीं हो। मैं समझती हूँ महाराज, आपने मुझे अपनी पुत्रियों के साथ एक बार फिर से रहने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। 1 वर्ष बीत चुका था। सभी राजकुमारियां माता की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित थी। आज पूरा 1 वर्ष हो चुका है हमारी पहली पत्नी को गए हुए। हम तुम्हें क्षमा करते हैं रमा। तुमने पूरी लगन और प्रेम से अपनी गलतियों को सुधारा है और हमारी पुत्रियों को अपनाया है। आपने हमें क्षमा कर दिया, हम आपके आभारी हैं। हम आपको अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं।